मित्रों, स्वागत है आपका। दिस साइड से कृष्णा गुप्ता इज वेलकम यू। आज के सेशन में मैं क्या कवर करने वाला हूँ? तो आज के सेशन में मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रैपिड रिवीजन कवर करूंगा। सर, रैपिड रिवीजन मींस व्हाट है? यहाँ पे ये प्रिजम्पशन है कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बार पढ़ के हो चुका और आपने उसको एक बार ही तो रिवाइज कर लिया है, और नहीं भी क्या होगा तो इसको देख के आप थोड़ा बहुत चीजें समझ जाओगे। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा फुल लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो अगर आपने वो भी पूरा देखा है तो उसको देखने के बाद भी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। दिस वीडियो इज बेसिकली मीन्स टू विच पर्पस कि लास्ट के वन डे पहले आप एग्जाम का रिवीजन करें, फिर फर्स्ट रिवीजन सेकंड थर्ड रिवीजन पे आप हो, तो आप ये वीडियो देख के थोड़ा ब्रश अप कर सकते हो चीजों को और आप चीजें रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इट इज नॉट अ डिटेल रिवीजन, इट इज अ रैपिड रिवीजन। तो यहाँ पे चीजें रैपिड वे में थोड़ी चलेगी, तो अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे थोड़ा कम कर लेना, ठीक है आप। एंड आई ट्राई कितने कम से कम टाइम में ये चीजें हो पाए वो आपको, सो दैट आपका टाइम सेव हो पाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपको एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स के लिए आने वाला है। ठीक है, ऑडियो वीडियो ऑल इज गोइंग टू बी क्लियर, ओके फाइन। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग 4 तरह के कॉस्ट निकालना सीखते हैं। फर्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ डेट, सेकंड इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये चारों का कॉस्ट निकालने के बाद हम निकालते हैं डब्ल्यूएसीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डेट को केडी से डिनोट करते हैं, प्रेफरेंस को केपी से, इक्विटी को केई से, रिटेन अर्निंग को केआर से, एंड डब्ल्यूएसीसी को डब्ल्यूसीसी होता है। चलो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इट इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो कि प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल डिमांड करते हैं। प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल में कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, वो सारी चीजें। और हम लोग ये रूट को यूज करते हैं किसी भी कैश फ्लो को डिस्काउंट या कंपाउंड करने के लिए। ठीक है, डिस्काउंट कंपाउंड क्या होता है, वो सारी चीजें क्या होती है, ये सब जानने के लिए आप डिटेल रिवीजन डिटेल लेक्चर देख सकते हो जो यूट्यूब पे पूरा ये चैप्टर फ्री डाला हुआ है। एंड सीओसी इज ऑल्सो नोन एज, जो सीओसी होता है उसका दूसरा नाम होता है, क्या होता है? या तो आप कट ऑफ रेट बोल दो, या तो हर्डल रेट बोल दो, या तो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। ये उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के दूसरे नाम होते हैं। अब जब जब मैं सीओसी बोलूंगा, सीओसी का मतलब क्या निकल के आना चाहिए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। जो भी सीओसी होता है वो यूज होता है या तो आप डेट पॉलिसीज बनाने के लिए लोगे, या तो कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लेने के लिए लोगे। फिर ये होने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट पढ़ाओ की तरफ, दैट इज कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। मैं डेट बोलूं, या फिर मैं बॉन्ड बोलूं, या फिर मैं टर्म लोन बोलूं, सबके लिए यही आपको फॉलो करना है। बट टर्म लोन के लिए एक अलग से नोटिंग है, तो जब उस पर आएंगे तब देख लेंगे। टर्म लोन क्या होता है? कुछ टाइम के लिए मैंने लोन लिया। दो तरह के आपको कॉस्ट निकालने पड़ते हैं। एक इरिडीमेबल डेट निकालना पड़ता है, दूसरा कॉस्ट निकालना पड़ता है रिडीमेबल डेट। सर, व्हाट इज रिडीमेबल एंड व्हाट इज इरिडीमेबल? देखो, रिडीमेबल मतलब जिसकी मैच्योरिटी फिक्स होगी, एक टाइम के बाद वो बॉन्ड रिडीम हो जाएगा, सामने वाला आके पैसा लेके चल जाएगा। इरिडीमेबल मतलब एक बार पैसा दिया उसके बाद वो पैसा नहीं लेगा, उसको सिर्फ हमको ईच ईयर क्या देना है? सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करना है। ठीक है, तो इनरिडीमेबल डेट के अंदर आपको 4 तरह के क्वेश्चंस, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन पढ़ने हैं। पहले की कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड कैसे निकालना है, यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड भी आप कॉस्ट निकाल सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू मेथड से भी निकाल सकते हो, एमोर्टाइजेशन मेथड से भी आप निकाल सकते हो। चलो, तो पहले की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट। इरिडीमेबल डेट विच इज नॉट रिडीम्ड बाय द डिबेंचर इशूअर। एंड हियर जो भी आपका फेस वैल्यू होगा, इस इफ योर फेस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नेट प्रोसीड, अगर आपका फेस वैल्यू 10 रुपीज है और नेट प्रोसीड आपको 11 या फिर 12 रुपए आ रहा है, अगर वो वाला सिनारियो है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, के डी इज इक्वल टू आई वन माइनस टी डिवाइड बाय एन पी। आपका जो भी आंसर आएगा डेसिमल में आएगा, और ये अगर आपको डेसिमल के आंसर को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। सर, के डी क्या होता है? के डी इज कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। आपको ये बात याद रखनी है, आपको आफ्टर टैक्स लेना है। जो टी आप यहाँ पे लिखोगे वो भी डेसिमल्स में लिखना। आई का आएगा एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, टी आएगा टैक्स रेट, एनपी आएगा नेट प्रोसीड ऑफ डिवेंचर और करेंट मार्केट प्राइस। सो नेट प्रोसीड लेंगे, अगर हम नया इशू शेयर कर रहे हैं, नया डिवेंचर इशू कर रहे हैं, उसके इसमें आपको नेट प्रोसीड लेना पड़ेगा। बट अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग डिवेंचर है, आप उसका कॉस्ट निकाल रहे हो, तो उसके इसमें आप करेंट मार्केट प्राइस ले लेना नेट प्रोसीड की जगह पे। ठीक है, अब सर नेट प्रोसीड कैसे निकालते हैं? देखो, नेट प्रोसीड निकालने का सिंपल सा मतलब होता है, नेट प्रोसीड इज इक्वल टू इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंस और द फ्लोटेशन कॉस्ट। तो हमको यहाँ पे दो टर्म्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इशू प्राइस क्या होता है और ये चीज क्या होती है। इशू प्राइस निकालने का ये तरीका होता है, इफ यू वांट टू फाइंड द इशू प्राइस, तो नेट प्रोसीड निकालने के लिए मैंने पूरा ये चार्ट ही बना दिया। अगर आप एट पार पे इशू कर रहे हो, एट पार मतलब 10 रुपए की चीज 10 रुपए पे, प्रीमियम बोला तो 10 रुपए की चीज 12 रुपए पे इशू कर रहा, डिस्काउंट बोला तो 10 रुपए की चीज 8 रुपीज पे डिस्कस करना, इशू करना। तो अगर आपने एट पार पे इशू किया तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस, तो जो भी इशू प्राइस होगी वो फेस वैल्यू होगी, उसमें से आप फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देना, आपको नेट प्रोसीड मिल जाएगा। अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया तो फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड कर देना, आपको इशू प्राइस मिलेगी, फिर आप फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना, आपको नेट प्रोसीड मिल जाएगा। अगर आप डिस्काउंट पे इशू करें तो फेस वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस कर देना,
आपको इशू प्राइस मिलेगी, फिर आप फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके आपको नेट प्रोसीड मिल जाएगा। यहाँ पे दो बातें याद रखनी है, प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, डिस्काउंट भी हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। कैलकुलेशन ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे कैलकुलेट करना है? तो फर्स्ट प्रेफरेंस जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे चल जाओ। सेकंड प्रेफरेंस ऐसा है, इफ मार्केट प्राइस गिवन देन कैलकुलेट फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन मार्केट प्राइस। अगर क्वेश्चन के अंदर मार्केट प्राइस दिया है तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट उस मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना है। एंड द थर्ड प्रेफरेंस, इफ मार्केट प्राइस नॉट गिवन देन कैलकुलेट ऑन द फेस वैल्यू। ठीक है, तो याद रखना फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे कैलकुलेट करना होता है। अब देख लो क्वेश्चन के अंदर, इफ इशू प्राइस इज नॉट गिवन, अगर इशू प्राइस नहीं दिया तो आपको अज्यूम करना है कि करंट मार्केट प्राइस ही इशू प्राइस होगी। और अगर इशू एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोलना तो समझना वो इक्वल टू जीरो होगा। तो व्हाट इज इशू एक्सपेंस एंड फ्लोटेशन कॉस्ट? तो फ्लोटेशन कॉस्ट और इशू एक्सपेंस के अंदर ये सारी चीजें आती है, अंडर राइटिंग या ब्रोकरेज का फीस, लीगल और एडमिनिस्ट्रेशन का चार्जेस, रजिस्ट्रेशन का फीस, प्रिंटिंग एक्सेट्रा एक्सपेंस, ये सारी चीजें। इन सब का आप सम कर दोगे तो आपको मिल जाएगा फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? इट इज नथिंग बट द एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड टू मेक द सिक्योरिटीज अवेलेबल टू इन्वेस्टर। ठीक है, अब आपको एक नोट ध्यान ध्यान में रखना, इफ क्वेश्चन सेज कैलकुलेट करंट और एग्जिस्टिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल, देन टेक करंट मार्केट प्राइस एज नेट प्रोसीड। अगर क्वेश्चन ने बोला करंट कॉस्ट निकालो, एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ डेट निकालो, उस केस के अंदर आपको करंट मार्केट प्राइस लेना है, इशू प्राइस नहीं लेना है। ठीक है, वहां पे आप फेस वैल्यू को इग्नोर करोगे, करंट मार्केट प्राइस को आप क्या बोलोगे, वही मेरा नेट प्रोसीड्स है। प्रीमियम और डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू पे निकालना, और जो भी इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो वो बनेगा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट का रेट। तो यहाँ पे जो आई होता है बेसिकली, दिस आई इज नथिंग बट एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। तो आपको एक्चुअली इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर की तरफ, कि वो डिबेंचर जो एक टाइम बाद रिडीम हो जाएंगे उनका कॉस्ट कैसे निकालना। तो उनका कॉस्ट निकालने के लिए जो आपका पहला तरीका होता है, द फर्स्ट मेथड इज यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड का फॉर्मूला होता है, उसके अंदर आपको दो कंडीशन दी होती है कि अगर सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा टैक्स डिडक्टेबल है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम रिडम्पशन भी अगर टैक्स डिडक्टेबल तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। डिस्काउंट ऑन इशू मतलब आपने जब इशू किया तो आप उस टाइम पे आपने डिस्काउंट दिया होगा तो आपके लिए लॉस है, और प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, रिडीम करते टाइम आप सामने लोगों प्रीमियम पे कर रहे हो तो वो भी लॉस होगा। और वैसे टाइम पे आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो अगर सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा टैक्स डिडक्टेबल है तो फॉर्मूला बनेगा के डी इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में 1 माइनस टी, इसको आप टी को डेसिमल्स में लिखना, प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन, ये जो आई है ना, इंटरेस्ट रेट मत लिखना यहाँ पे, प्रॉपर आई कैलकुलेट करना, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट करना, फिर जो अमाउंट आएगा वो वाला आई यहाँ पे लिखना। ठीक है, रिडीमेबल वैल्यू माइनस एनपी। अब बहुत से लोगों को ये आरवी पहले लिखना है कि एनपी लिखना है पता नहीं चलता, तो आप लोग रन याद कर लेना। ठीक है, तो पहले रन याद करोगे तो आर, रन से आर पहले आ जाएगा और एन बाद में आएगा, डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। और अगर आपका डिस्काउंट और इशू प्रीमियम रिडम्पशन भी टैक्स डिडक्टेबल है तो उस केस में जस्ट ये 1 माइनस टी है ना, यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, के डी इज इक्वल टू आई प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल अपॉन आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। ठीक है, दैट्स इट। अब क्या क्या चीजें होती है देखो, जो आई होता है, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट का पेमेंट, जो कि हमेशा आपको फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। एनपी मतलब नेट प्रोसीड बोल दो या फिर करेंट मार्केट प्राइस बोल दो। आरवी मतलब रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिवेंचर हो गया, टी मतलब टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनीज हो गया, और एन मतलब रिमेनिंग लाइफ ऑफ डिवेंचर हो गया। तो एन मतलब होता है रिमेनिंग लाइफ ऑफ डिवेंचर, कि आपको देखना उसका टेन्योर कितना और रिमेनिंग है रिडीम होने के लिए, वही आपको एन लेना है। कभी कभी होता है कि 10 साल का डिवेंचर इशू होता है बट आप कॉस्ट कैलकुलेट कर लो 5 इयर्स लेटर ऑन, तो आपको सिर्फ रिमेनिंग 5 साल का ही लाइफ वहां पे कंसिडर करना है। पर टैक्स रेट जो कंपनी पे एप्लीकेबल होता है वो लेना है। नोट, इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट विच टैक्स डिडक्टेबल देन यूज एनी फॉर्मूला एंड पुट आंसर assumption। अगर कुछ नहीं बोला है कि कौन सा टैक्स डिडक्टेबल खर्चा है, यानी तीनों में से कुछ किसी के बारे में बोला नहीं है, तो आपको वहां पे क्या करना है, कोई भी फॉर्मूला ले लेना, उस केस में कोई भी फॉर्मूला ले लेना और अपने जो भी assumption है उसको कोट कर देना। हायर द डिफरेंस विल लोअर द एक्यूरेसी ऑफ आंसर, जितना आरवी और एनपी का डिफरेंस ज्यादा होगा आपका एक्यूरेसी ऑफ आंसर कम होगा। एंड इस केस में ये फॉर्मूला आप अवॉइड करना, यूज मत करना। एंड ये नॉट सुटेबल फॉर जनरल ग्रेजुअल रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बॉन्ड। सर ग्रेजुअल रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बॉन्ड क्या होता है? ग्रेजुअल रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बॉन्ड इट मींस मैंने इशू करते टाइम सामने वाले से 500 रुपीज ले लिया और मैं बोलूंगा ईच ईयर में 100 का प्रिंसिपल रीपे करूंगा, तो यहाँ पे 100 पे कर दिया, 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 उसको अपन बोलते हैं ग्रेजुअल रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। उस वाले केस में भी आप अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं।
बिफोर मूविंग अहेड, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उस पर बढ़ने से पहले चलो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। और ये आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि कैसे प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू इज क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू इज नथिंग बट द इट इज द वैल्यू इफ वी इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट एट सर्टेन रेट फॉर द सब पीरियड। और उसका फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस आर टू द पावर एन। ये जो आर है आपको डेसिमल में लिखना है। वन ऑफ द एग्जांपल, मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया 4 इयर्स के लिए 10% के रेट से, तो ये वैल्यूज पुट अप किया और मेरा आंसर आ गया 146410। फिर अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? जो पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है उसको मैं आज के दिन पे कितना मेरा वैल्यू होगा वो निकालूंगा। So it is the amount of future value if discount by certain rate for some period। तो उस केस में क्या बनेगा? present value is equal to future value divided by 1 plus r to the power n। और ये जो आपको r है वो डेसिमल्स में लिखना है। और इसका दूसरा तरीका भी होता है कि मैं present value is equal to future value multiply by 1 divided by 1 plus r to the power n ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व किया, 20,000 फ्यूचर वैल्यू का डिस्काउंटिंग रेट 10%, पीरियड 5 years। जस्ट पुटिंग ऑल द वैल्यूज, मैंने इसका वैल्यू निकाला तो ये वैल्यू है, इसको सॉल्व करके ये वैल्यू है। दूसरे तरीके से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिर ऐसा अलग से भी लिख सकता हूँ। फिर इसका वैल्यू निकाला 1 डिवाइड बाई 1.1 टू द पावर 5 तक का, तो ये वैल्यू है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर ये आ गया। तो यू कैन फॉलो बोथ द मेथड एज पर योर कंसर्न। अब हम लोग पढ़ते हैं एमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड निकालना, क्योंकि ये पढ़ने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा एमोर्टाइजेशन ऑफ कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, कैसे फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। तो एमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड में बेसिकली हम लोग कॉस्ट नहीं निकालते, यानी हम लोग यहाँ पे केडी नहीं निकालते, वहाँ पे हम उस बॉन्ड का वैल्यू निकालते हैं कि आज के दिन अगर मुझे बॉन्ड खरीदना है तो मैं कितना पैसा उसको दे सकता हूँ, ठीक है। एमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड में कभी भी याद रखना कॉस्ट नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं? वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालते हैं। अब बॉन्ड में भी अमोर्टाइज एवरी ईयर। अब हो सकता है ना ये ग्रेजुअल रिडम्पशन वाला जो कंसेप्ट होता है, ग्रेजुअल रिडम्पशन, वहां पे ये वाला काम। अब हो सकता है कि हर साल कुछ आप पेमेंट कर रहे हो बॉन्ड का, तो उस केस में कैसे उसका चीज निकालें? तो देख लो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल में गो डाउन एवरी ईयर विद एनुअल पेमेंट एंड इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड ऑन आउटस्टैंडिंग। तो उस केस में आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने और आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 में आप निकाल देना आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है। आप निकाल दोगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। फिर स्टेप नंबर 2 में आप कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन बिगिनिंग अमाउंट ऑफ ईच ईयर का जो बिगिनिंग अमाउंट आ रहेगा उसका आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना। एंड स्टेप नंबर 3 में ऐड कर देना प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट। फिर दोनों को ऐड कर देना कि मैं प्रिंसिपल कितना रीपे कर रहा हूँ और कितना मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, वो दोनों ऐड कर देंगे, इतना ही पैसा तो मुझे सामने वाले को पे करना पड़ेगा। तो आप पेमेंट अमाउंट निकाल देना ईच ईयर एंड यू विल गेट योर एक्चुअल फ्यूचर वैल्यू गेट रिलीज्ड और आल्सो कॉल्ड द कैश फ्लो। और यहाँ पे मुझे क्या पता चल जाएगा? कैश फ्लो। ईच ईयर जिस पर्सन ने इस बॉन्ड में पैसा डाला या फिर डिवेंचर में पैसा डाला तो उसको हर साल कितना पैसा मिलेगा, जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो मिलेगा, प्लस ईच ईयर जो एंड में इंटरेस्ट आ रहा है वो भी मिलेगा। तो उसको आप ऐड कर देना और ऐड करने के बाद आप उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल देना। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो आप अलग अलग करके ऐसे ऐसे अलग अलग करके निकालो, या तो टेबल बना के निकालो। टेबल बना के कैसे निकालना है वो नेक्स्ट वाले फॉर्मूला में आपको मिल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए आप क्या करो, ईयर 1 के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, प्लस कर दो उसको ईयर 2 के कैश फ्लो के प्रेजेंट वैल्यू से, फिर सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के सबको ऐड कर दो। और दूसरा निकालने का तरीका फॉर्मूला क्या बनेगा? ईयर 1 कैश फ्लो डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन, जो ये वाला मैंने फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो ईयर 1 कैश फ्लो टू द पावर 1 प्लस आर, देन ईयर 2 का कैश फ्लो, ऐसे करके सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ऐड करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक और क्वेश्चन दिया, इफ क्वेश्चन गिव्स टैक्स रेट, अगर आपको क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया है, एक आपको कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, एक पर्सनल इनकम टैक्स दिया है, तो जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट होगा आप उसको यूज करोगे डेट और टर्म लोन के लिए, ठीक है। तो अगर आपने किसी से डेट लिया, टर्म लोन लिया, वहां पे आप कॉर्पोरेट टैक्स रेट यूज करोगे। लेकिन जो पर्सनल इनकम टैक्स रेट है उसको आप रिटेन अर्निंग के लिए यूज कर लेना। इन केस ऑफ टर्म लोन, अगर आपको टर्म लोन का कॉस्ट निकालना है तो फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, आई लेना है 1 माइनस पी करना है, ठीक है। ये कौन सा आई लेना है? ये डायरेक्ट आपको इंटरेस्ट रेट वाला आई लेना है, ठीक है। तो KTL is nothing but cost of term loan, I is nothing but the interest rate और 1 minus T is the corporate tax। ऐसे करके आप सॉल्व करोगे तो आपको KTL मिल जाएगा, दैट इज टर्म लोन का कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू। अगर मल्टीपल ईयर का कैश फ्लो दिया है, अब हमको क्या है, बहुत सारे ईयर का कैश फ्लो दिया फ्यूचर, ईयर 1 में इतना आने वाला है, 2 में इतना आने वाला है, 3 में इतना वाला आने वाला है, उन सबका हमको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। उस केस में हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या मेरा कैश फ्लो इवन है, सेम है, कि क्या मेरा कैश फ्लो अनइवन है। अगर इवन होगा तो हम सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कॉमन फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय PVF हैशटैग एंड प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। और दूसरे केस में अगर अनइवन है तो हम ये टेबल बना देंगे। अब आपको एग्जांपल से ये बता देता हूँ, ईयर 1 है कैश 1 एंड केस 2, ठीक है। ईयर 1 के आप देखोगे सारे कैश फ्लो सेम है, 10,000 10,000 10,000, बट ईयर 2 के अलग अलग है।
और हम लोग ने बोला इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10 होना चाहिए। हम लोग ने बोला केस वन लगाने के लिए हम सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय पीवी। कौन सा फ्यूचर वैल्यू? कॉमन फ्यूचर वैल्यू। तो जो भी मेरा कॉमन फ्यूचर वैल्यू होगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आएगा, दैट इज कैसे निकालते सर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर? ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, ये आप 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर करना, तो आपको ये वैल्यू आएगी, इन सबको ऐड कर दोगे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। और सिंगल सिंगल फैक्टर को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। वो यहाँ पे रखना है, तो आपका आंसर हो जाएगा ₹31,690। और अगर अलग अलग कैश फ्लो, तो आप ऐसे टेबल बना देना, एक ईयर का, एक कैश फ्लो का, फिर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ईच ईयर का अलग अलग आएगा, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालना, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करके आपको मिल जाएगा प्रेजेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू। एक अगर क्वेश्चन ने बोला कि आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड या फिर यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं आईआरआर, जिसका दूसरा नाम होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और इसको दूसरा तीसरा नाम भी होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। इसके बारे में आप आईआरआर के बारे में पढ़ोगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करके जो चैप्टर है वहां पे। तो यहाँ पे जो भी आप कैलकुलेट करते हो केडी, वो डिस्काउंट करते हो रिलेवेंट कैश फ्लोज को आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ IRR is nothing but your KD, which is calculated by using discounting the relevant cash flow। अब यहाँ पे जो भी आपका yield to maturity होगा, वो एनुअल रिटर्न होगा इन्वेस्टमेंट को फ्रॉम करंट डेट टिल द मैच्योरिटी डेट, कि आपने इस दिन से लेके जब तक आपका डिवेंचर मैच्योर नहीं हो रहा है, उस दिन आपने जितना भी कमाया, उसको अगर मुझे रेट में कन्वर्ट करना है, तो उसको मैं बोल देता हूँ YTM, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। एंड आपको ये भी पता होगा, YTM वो रेट होता है जिस रेट से अगर मैंने फ्यूचर के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकाला, तो आज की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, करेक्ट प्राइस आ जाएगी। अब आपको हाउ टू सॉल्व, इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, दोनों आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसने इशू किया 10,000 10% डिबेंचर 100 की ईच से 1/4/2023 से, जो कि मैच्योर होना था 1/4/2028 को, और कंपनी वांट्स टू नो द करंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट इफ द मार्केट प्राइस इज अज्यूमिंग 80 एंड 35% टैक्स रेट। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैश इनफ्लो क्या है, कैश आउटफ्लो क्या है। ठीक है, तो जो आपका कैश इनफ्लो, अच्छा, ये जो कंसेप्ट नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा होगा, जी ड्राइव, गूगल ड्राइव का भी लिंक आ रहा होगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आ रहा होगा, तो आपको जहां अच्छा रहे आप वहां जाके ले लेना। बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप टेलीग्राम चैनल पे चल जाओ, वहां से ज्वाइन भी कर लो टेलीग्राम चैनल, और वहां से पीडीएफ भी ले लेना। बट लिंक भी ऑल्सो अवेलेबल, बिकॉज आने वाले और भी रिवीजन वीडियोज है जो मैं भी पोस्ट करना चालू करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आप कैश फ्लो आइडेंटिफाई कर देना, कैश आउटफ्लो लिखना, कैश ईयर एंड कैश फ्लो। कैश आउटफ्लो लिखना ईयर 0 में, नेट प्रोसीड होगा अगर फ्रेश इशू कर रहे हो, और मार्केट प्राइस होगा अगर एग्जिस्टिंग डेट है। फिर आप इनफ्लो लिख देना 1 to n। इनफ्लो किस चीज का? इंटरेस्ट। देखो जब आप किसी बॉन्ड में पैसा डालोगे तो हर साल इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो तो कितने साल तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 to n इंटरेस्ट, और जो भी इंटरेस्ट होगा वो नेट ऑफ टैक्स होगा। नेट ऑफ टैक्स निकालने के लिए आई 1 माइनस टी कर दी। फिर आप इनफ्लो लिखना n, n मतलब जब ईयर मैच्योरिटी उसकी आएगी तो उस दिन आपको पैसा मिलेगा, आपका पैसा जो आपने पैसा डाला हुआ है, दैट इज रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू आर भी लिख दो। अब अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन के अंदर ईयर 0 में मेरा 80 रुपया जा रहा है, फिर 1 से लेके 5 ईयर्स तक मुझे 10 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज 10% ऑफ 100, और आफ्टर नेट ऑफ टैक्स मुझे 6.5 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग का खत्म हो जाएगा पीरियड, तो रिडम्पशन वैल्यू के बारे में कुछ बोला नहीं है, जब कुछ नहीं बोला तो इट इज रेडीमेड फेस वैल्यू, तो 100 रुपीज मेरे जेब में आ जाएगी। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करूंगा मैं, ये मुझे पता चल गया ये मेरे कैश फ्लोज है, इन कैश फ्लोज को मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा बाय यूजिंग टू डिस्काउंटिंग फैक्टर। और यूजुअली इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में एग्जाम में आपको रेट दिया होगा कि आपको ये रेट यूज करना है, नहीं दिया होगा तो आप खुद से एज्यूम कर लेना। बस इतना ध्यान रखना, एक एनपीवी पॉजिटिव आना चाहिए, एक एनपीवी नेगेटिव आना चाहिए। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो यूजिंग टू डिस्काउंटिंग रेट, एज्यूमिंग टू डिस्काउंटिंग रेट एट 10% होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ईयर लिख दिया, यहाँ पे कैश फ्लो लिख दिया, उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाला, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाला, इसको मल्टीप्लाई करके ये, फिर 15% से हम लोग ने डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाला। तो आपको यहाँ पे याद रखना 1 to 5 का जो होता है, यहाँ पे मैंने ये जो प्रेजेंट वैल्यू लिखा है वो पीवीएफ लिखा है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू एंटिटी फैक्टर। बट ये वाला जो फैक्टर लिखा है वो सिर्फ 5th ईयर का ही लिखा है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। क्यों सर ये पूरे 5 ईयर्स का लिखा है? क्योंकि 6.5 मेरे को ईच ईयर मिलने वाला है, कॉस्ट फ्लो कॉमन है इसकी वजह से। सो यहाँ पे ये प्रेजेंट इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर, फिर आप इसको से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको अभी भी बता रहा हूँ, इसका डिटेल जानना है, मैंने पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट फ्री अपलोडेड है मेरे ही यूट्यूब चैनल पे, आप जाना आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें इन डिटेल मैंने वहाँ पे सॉल्व कराई है, बताई है, और मॉड्यूल का ईच क्वेश्चन वहाँ पे इन डिटेल सॉल्व है, ठीक है, इन डिटेल।
तो अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ रही होगी तो आप वहां पे जाके ये डिटेल देख लेना। बट ये इट इज रैपिड रिविजन, तो मैं इसके हिसाब से जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 3, आप ये फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो आईआरआर का और वाइट टाइम फाइंड होगा। आप एनपीवी निकालते हो, इन सबको ऐड करते हो, ये आंसर आता है, इन सबको ऐड करते हो, एक आंसर आता है। तो एक बार आपका एनपीवी पॉजिटिव आना चाहिए, एक बार एनपीवी नेगेटिव आना चाहिए। फिर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, दैट इज लोअर एट प्लस एनपीवी एट लोअर होल डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर माइनस एनपीवी एट हायर मल्टीप्लाई बाय हायर माइनस लोअर एट। फिर सारे वैल्यूज आप पुटअप करते हो, पुटअप करने के बाद आपका आंसर आ जाता है, इट इज दिस और दिस। तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो। यहाँ पे भी सेम बात बोली गई है, जितना डिफरेंस होगा हाई और लोअर, यानी जो आप डिस्काउंटिंग रेट ले रहे हो उन दोनों के बीच में जितना हाई डिफरेंस होगा उतना जो आपका आंसर आएगा उसकी एक्यूरेसी, उसके आंसर के एक्यूरेट होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर। सो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर? कि जो भी डिवेंचर होल्डर होते हैं उनको ऑप्शन दिया होता है कि जब हम आपके पास रिडेम्पशन करने आएंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा, आइदर यू कैन कन्वर्ट योर डिवेंचर इनटू द इक्विटी, आप इक्विटी लेके जा सकते हैं, या फिर उसके बदले आपको कैश चाहिए तो कैश मिल जाएगा। तो उस केस में हम लोग कैसे उसका कॉस्ट निकालेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो हाउ टू सॉल्व? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आप रिडेम्पशन वैल्यू फाइंड आउट करना। रिडेम्पशन वैल्यू फाइंड आउट करने के दो क्राइटेरिया, हायर ऑफ ए और बी। या तो आप ले लेना कि डिवेंचर का कैश वैल्यू कितना मिल रहा है सामने वाले को, या फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना। अब जो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना, वो निकालने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर गेटिंग ऑन कन्वर्जन, कि आज के दिन पे मेरे को कितना शेयर मिल रहा है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे करंट मार्केट प्राइस से। पहले इसको सॉल्व करना, फिर इस पे आ जाना। करंट मार्केट प्राइस लेंगे, ठीक है, कि आज के दिन कितना प्राइस चल रहा है, उसको 1 प्लस जी टू द पावर एन, यानी उसमें ग्रोथ ऐड करेंगे और 5 साल बाद की प्राइस निकाल देंगे। तो 5 साल बाद की प्राइस या फिर 6 साल बाद, जो भी क्वेश्चन में बोला, वो निकालने के बाद इसको नंबर ऑफ शेयर ऑन कन्वर्जन से मल्टीप्लाई कर देना। पर याद रखना, ये जितने भी साल आप बाद प्राइस निकाल रहे हो उसमें एक बात याद रखना कि मैं कौन से डे पे खड़े होके ये सारा कॉस्ट निकाल रहा हूँ, वहीं से आप आगे वाली प्राइस निकालना। एंड जी इज नथिंग बट योर ग्रोथ रेट, एन इज नथिंग बट द रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स, मैंने वो भी लिख दिया। इन दोनों के बीच में जो भी हायर होगा फिर आप दोनों स्टेप्स लगा सकते हो, या तो स्टेप 2 लगा लेना या तो स्टेप 3 लगा लेना। कैलकुलेट कर देना कॉस्ट ऑफ डिवेंचर या तो अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करके, या फिर आप आईआरआर वाईटीएम अप्रोच मेथड यूज करके भी कर सकते हो। ये एग्जांपल है, एग्जांपल एक बार कंसेप्ट नोट खोल के देख लेना, आपको चीजें समझ जाएगी। चलो एग्जांपल कवर ही करा दे। एग्जांपल 3, अ कंपनी इशूड 10,000 15% कन्वर्टिबल डिबेंचर 100 के रेट से, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स। मैच्योरिटी के टाइम पे डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो कन्वर्ट करा सकते हो डिबेंचर इन द रेशियो 1:10, यानी 10 शेयर्स के बदले उनको एच एक डिबेंचर के बदले उनको 10 इक्विटी शेयर मिलेगा। ठीक है, जो भी करंट मार्केट प्राइस है शेयर की आज के डेट में 12 रुपए है, और हिस्टोरिकली की 5% से ग्रोथ होती है। आपको निकालना है कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितना है, 35% कॉर्पोरेट रेट अज्यूम करके। तो सबसे पहले मैंने हायर वैल्यू निकाल दिया स्टेप नंबर 1 में। अगर मैं एंड में अगर मुझे पैसा मिलेगा तो ये तो 100 रुपया मिलेगा, तो वैल्यू ऑफ डिबेंचर आज के दिन 12 रुपए है, 1 + g⁻⁵। इस पूरे का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। तो मुझे आज से 5 साल बाद वैल्यू कितना मिल जाएगा इक्विटी का, 153.12। फिर मैं 153/12 लिखूंगा, क्योंकि कोई भी इक्विटी वाला जो डिबेंचर होगा वो क्या बोलेगा, मैं आपको 100 रुपया दूं या फिर ये दूं, क्या आपको पैसा ज्यादा चाहिए? मेरे को मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ज्यादा ये, कोई भी ज्यादा ही लेके जाएगा। फिर स्टेप नंबर 2, आप अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा देना। ये फॉर्मूला लिख दिया, ये उसके वैल्यू पुट अप कर दिए, आई के जगह पे 15 लिख दिया, ठीक है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो लिख दिया। 1 माइनस पी, पी इज द टैक्स रेट इन डेसिमल, फिर आर वी माइनस एन पी, और इस पूरे को सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 16.09। फिर अगर आपको वाईटीएम मेथड से सॉल्व करना है वैसे भी आप कर सकते हो। सबसे पहले आप निकाल दोगे पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट पर एनम कितना आ रहा है, तो आएगा अब आई 1 - टी। तो इंटरेस्ट मुझे 15 रुपीज मिल रहा था, बट आफ्टर पोस्ट टैक्स उसकी वैल्यू हो गई 9.75। फिर ये टेबल बना दिया, ये 0 1 2 3 कैश फ्लो डिस्काउंटिंग, एक बार 15% से किया, एक बार 20% से किया, वैल्यूज रख दिए। 100 रुपए जेब से गया था, 19.75 का आफ्टर टैक्स नेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड 153.12 मेरी रिडेम्पशन वैल्यू। तो ये फिर प्रेजेंट वैल्यू लिख दिया, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 20% लिखा है, इस कैश फ्लो को इससे मल्टीप्लाई करना है। कभी कभी लोग गलती क्या कर देते, इसी प्रेजेंट वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देते, वो नहीं करना। एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, फिर इस फॉर्मूले में रख देना, और आपका आंसर आ गया 17.43%। ठीक है, चलो अब हम लोग का हो गया कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, वेल डन विद कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का रैपिड रिवीजन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, एंड ये थोड़ा रैपिड रिवीजन है मैं मानूंगा, यहाँ पे मैंने रिवाइज कराई ये चीजें, ठीक। तो इट इज अ प्रिजम्पशन कि आपने पूरा एक बार पहले पढ़ा है और फिर आपको ये इसका रिवीजन कर रहे हो। और आपको कंसेप्ट नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखोगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में डाउट सपोर्ट ग्रुप भी है,
वहाँ पे मैंने डाउट भी क्रिएट किए, डाउट सपोर्ट ग्रुप, जहाँ पे आप अपने एफएम के डाउट्स पूछ सकते हो और वो भी सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी डाउट है यू कैन रीच आउट टू मी इंस्टाग्राम ऑल्सो, दैट इज माई यूजर आईडी, आपको अभी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा नीचे, @CA कृष्णा। अब CA कृष्णा गुप्ता वन लिखोगे हर जगह यही सेम यूजर आईडी है, यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे भी एंड टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, ऑल दिस थिंग। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा हो प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक, आप कमेंट लिख सकते हो या फिर फीडबैक का फॉर्म आपको नीचे दिख रहा होगा, आप वहाँ पे भी फीडबैक दे सकते हो या फिर आप ये इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट करके दे सकते हो। और इस कंसेप्ट नोट्स को ले लो और इन्जॉय करो और रॉक ऑन करो अपने एग्जाम में। टिल देन से कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ और मिलते हैं अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए सायनारा, फिर मिलेंगे दोबारा, पिक्चर अभी बाय।